नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर वाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो उत्तर में ये दिया गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है कि वे सारी क्रियाएं, मतलब वो सारा काम जिसके द्वारा क्या हो, तो जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, यानी कि जीवों का जिंदा रहना मुमकिन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उन सभी क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम अपना पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पोषण की परिभाषा लिखें, और ये VVI है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि पोषण की परिभाषा क्या है। और हाँ, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं या फिर पोषण की परिभाषा लिखें, दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आए, आंसर आप लोग को सेम यही डालना है। आंसर क्या डालना है कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, तो पोषण कहलाता है। तो ये जीव होते हैं, ये पोषक तत्व यानी कि भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसको पचा करके उसका उपयोग करते हैं, यानी कि उसका यूज करते हैं। ये जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। तो पोषण भी अपना समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी कि जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखा गया कि जीवों में पोषण अनिवार्य है क्योंकि जीवों को विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहला लाइन आप लोग को क्या लिखना है कि जो जीव है उसमें पोषण अनिवार्य है क्योंकि जो जीव होते हैं ये दिन भर क्या करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्य को करते रहते हैं, और उन कार्य को करने के लिए उनको क्या चाहिए, तो उन काम को करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या लिखना है, तो उसके बाद आप लोग को ये लिखना है कि और जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति पोषण से होता है, अतः पोषण जीवों में अनिवार्य है। और देखिए, दिन भर के काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है ये हमें पोषण से ही प्राप्त होता है, यानी कि पोषण से ही मिलता है। तो इसीलिए पोषण क्या है, तो जीवों में अनिवार्य है। अगर पोषण नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो जीवों में पोषण अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो अपना जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपोषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि स्वपोषण से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं। आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल पे आप लोग को 2024 की एग्जाम की काफ़ी अच्छी से तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो क्लास 10th का, तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी तैयारी थोड़ी सी तो अच्छी हो ही जाएगी इस चैनल से। तो आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। और हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी कर दो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। उनको भी बताओ इस चैनल के बारे में कि इस पे ही मैट्रिक की तैयारी की जाती है, यानी कि 10th की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके आंसर को। आंसर क्या है इसका, तो इसका आंसर ये है कि स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होकर के जीव अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या है, तो स्वपोषण जो है पोषण की एक प्रकार की क्या है, तो विधि है। और इस विधि के अंदर क्या करते हैं, तो इस विधि के अंदर जो जीव होते हैं वो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त नहीं करते हैं, या फिर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होता है कि वो जब जीव होगा वो भोजन बनाएगा तो हमें देगा। ठीक है, और वो क्या करता है, अपना वो जो जीव होता है वो अपना भोजन खुद से ही बना लेता है। और स्वपोषण किसे पाया जाता है, तो स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोषण से आप क्या परपोषण से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि परपोषण की परिभाषा लिखिए या फिर परपोषण किसे कहते हैं। आंसर आपका सेम ही रहेगा, मैं जैसा कि बताते आ रहा हूँ। इसका आंसर ये होगा कि परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके अपने भोजन के लिए अपने भोजन को अन्य जीवों से प्राप्त करता है। तो स्वपोषण में क्या था कि जो जीव थे वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं थे। ठीक है, और
अपना भोजन खुद ही बना लेते थे, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, स्वपोषण कहते हैं। और ये जो परपोषण है ये बिल्कुल ही स्वपोषण का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, यानी कि खुद से नहीं बनाते हैं अपने भोजन को, और अपने भोजन को दूसरे जीवों द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि इंसान हो गया, अपने भोजन को किससे प्राप्त करता है, तो हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करता है या फिर जानवर से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इंसान के अंदर क्या पाया जाता है, इंसान के अंदर परपोषण की विधि पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण ये बहुत छोटे ही से यानी कि छठे क्लास से ही पढ़ा दिया जाता है, तो ये आसान लगता है। लेकिन जितना ये आसान है उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 5 बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, यानी कि वह क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से ही तैयार करते हैं। उसके बाद क्या है, तो इस प्रक्रम में पौधे अपने जड़ द्वारा जल, वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक प्रकार का प्रक्रम है जिसके अंदर हरे पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, तो भोजन तैयार करते हैं। और इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो इसमें पेड़ पौधे अपने जड़ के द्वारा जल लेते हैं, वायुमंडल में से CO2 गैस ले लेते हैं और सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, तो क्लोरोफिल की सहायता से, इन 4 चीज़ों की सहायता से अपने भोजन को निर्माण करते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है। तो आंसर कुछ इस प्रकार दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये सब क्या है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल अनिवार्य है। ठीक है, तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये दिया गया है, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। तो उसके बाद ये दिया गया है, उसका दिया ये गया है कि इतनी चीज़ की आवश्यकता होती है एवं क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की ही प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, और ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, तो पत्तियों में ही होती है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक चीज़ की जरूरत होती है जो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है ये कहाँ होता है, तो ये पौधों के पत्ती के अंदर उपस्थित होता है। तो अगर क्लोरोफिल पौधों के पत्ती के अंदर है तो ये जो यही कारण है कि जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया है ये पौधों के पत्तियों में ही होता है, क्योंकि उसे क्लोरोफिल वहीं पे मिलता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, इसकी पूरी क्रिया होती है पेड़ के पौधों में। तो अगर पौधों के पत्तियों में, तो अगर पौधों के पत्तियों में पूरी क्रिया हो रही है, यही कारण है कि हम लोग क्या कहते हैं, तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं एवं उनके नाम लिखें। तो जो दांत है उनके प्रकार एवं उनके नाम को लिखना है। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं एवं उनके नाम निम्नलिखित है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और उनके नाम क्या है, तो नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। पहले का नाम है कर्तनक, दूसरे का नाम है भेदक, तीसरे का नाम है चर्वनक और चौथे का नाम है चर्वनक। ठीक है, तीसरे का नाम क्या है, अग्रचर्वनक। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोजन के पाचन में अम्ल की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन जितना आप लोग समझ लो VVI उतना VVI है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर ये होगा कि अम्ल अमाशय में पाए जाने वाले निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है। तो अम्ल क्या करता है, जो अमाशय में पाए जाने वाला निष्क्रिय पेप्सिनो होता है उसको क्या करता है, सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है। उसके बाद क्या करता है, तो जो भोजन के वसा पर कार्य करके उसका पाचन करता है, साथ ही अम्ल कीटनाशक के रूप में भी
कार्य करता है। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है अमाशय के अंदर एक रस पाया जाता है, उस रस का नाम क्या होता है, तो उसका रस का नाम होता है निष्क्रिय पेप्सिन। तो निष्क्रिय पेप्सिन को जो अम्ल होता है ये सक्रिय पेप्सिनोज में बदल देता है। अब जो ये सक्रिय पेप्सिनोज है ये क्या करता है, तो ये भोजन के वसा पर काम करता है और भोजन के वसा का पाचन करता है। तो एक तो ये काम करता है अम्ल, उसके बाद अम्ल एक और काम क्या करता है, तो ये कीटनाशक का काम करता है, यानी कि भोजन में जितने भी छोटे मोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे मोटे सूक्ष्म कीड़े होते हैं, उसको भी ये अम्ल मार देता है। तो दो रूप में काम करता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो इस चैप्टर से जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है एवं उसके तीनों अंगों के या फिर तीनों भागों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो दिया गया है कि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर तक होती है एवं इसके तीनों अंगों के नाम निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखा गया है। सबसे पहले अग्रभाग यानी कि आगे वाले भाग का नाम क्या होता है, ग्रहणी होता है। उसके बाद मध्य भाग, तो मध्य भाग का नाम क्या होता है, जेजुनम होता है। उसके बाद पश्चिम भाग यानी कि सबसे पिछला भाग, तो सबसे पिछला भाग का नाम होता है इलियम। और फैक्ट की बात यह है कि जो सबसे पिछला भाग इलियम होता है ये क्या होता है, तो ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर। इसके तीनों भाग में पहले भाग का नाम क्या है, तो अगले भाग का नाम ग्रहणी, बीच वाले का जेजुनम और लास्ट वाले का इलियम। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त होता है। बाकी यार आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ यार इस चैनल के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक और बात ये कि अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए जिस PDF से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, ये हैंड रिटन PDF यानी कि हाथ से लिखा हुआ PDF, तो इसके लिए आप लोग क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। वहीं पे मैं जो भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे उसका PDF दे देता हूँ। तो अगर आप लोग को ये PDF भी चाहिए या फिर जितने ही PDF मैंने पहले दे दिए हैं वो सारे के सारे PDF चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। अब व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहीं पर आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, फ्री में नोट्स लो, पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।